हाय एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था। पिछले लेक्चर में हमने सारे जो ब्लॉक्स थे उनको पढ़ चुका था, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इनमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पढ़ चुका था। ठीक है, ब्लॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीख चुका था और पढ़ चुका था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आज हम जानेंगे। ठीक है, एनर्जी टर्म आ गया, मतलब या तो हमें पता है अगर किसी बॉन्ड को बनाने के लिए, किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। अगर बॉन्ड बन गया है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अगर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा मतलब एनर्जी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और टू टाइप की एनर्जी की, एक तो होती है एंडोगोनिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोगोनिक में क्या होगा, एंडोगोनिक में एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा, पॉजिटिव ऐड होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जो भी एनर्जी की क्या होगी, रिलीज होगी, उसमें क्या होगा, नेगेटिव ऐड होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की मतलब है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, किसी भी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर an electron to lose its valency cell, lose और हम क्या कह सकते हैं, रिमूव from its valency cell, remove from its valency cell in an isolated gaseous atom। यानी कि किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, और हम कह सकते हैं जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी वो होगी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेट्स सपोज मैंने एक एटम ले लिया, क्या, एम। लेट्स सपोज मैंने एक एटम ले लिया एम, इसकी वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगी वो ही न्यूक्लियस के साथ क्या होगी, लूजली बाउंडेड होगी। क्योंकि अंदर जो सेल होगा वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगी, न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाइंड होकर रहेगी। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स।
यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होता जाएगा तो न्यूक्लियस के इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पे जितना न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रहेगा उतना ही क्या, इस इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी एक इंडिविजुअल और किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, उस वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी, इस वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम और थोड़ा डिटेल में देख देते हैं क्या पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ क्या है। किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो क्या सेल के अंदर घिरा होगा। लेट्स सपोज मैंने ले लिया एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एम, उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगी, उसकी वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल, इसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी शेल, वैलेंसी शेल और आउटरमोस्ट शेल। जो आउटरमोस्ट शेल है वही क्या होगा, वैलेंस शेल होगा। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस पे सबसे क्या होगा, कम रहेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर ये दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में बंध हैं, इन दोनों की बॉन्ड को ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहाँ तक ले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक मतलब जहां पर इस न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन का कोई भी उनके अंदर कोई भी फोर्स, कोई भी अट्रैक्शन क्या मौजूद नहीं होगा। इन्फिनिटी तक बोल रहा मतलब क्या, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी मौजूदा फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस एटम की इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी, अगर मैं किसी की फोर्स या किसी के अट्रैक्शन को छुड़वा रहा हूं तो क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायर होगी। अगर एनर्जी की रिक्वायर होगी तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एंडरमोनिक प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा, एंडरमोनिक प्रोसेस। इनका मतलब जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी हम निकालेंगे तो हमेशा क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, मतलब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक है, अगर मैं उसको उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में लाऊं तो क्या होगा, एम पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एम में क्या बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, और एक क्या होगी, लेट्स सपोज x किलो जूल की क्या हो रही है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है। तो मैं इसको क्या किस में दर्शाऊंगा, पॉजिटिव में दर्शाऊंगा। पॉजिटिव मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब किसी भी गैसियस एटम से, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक निकालने के बाद अगर मैं इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक निकालने के बाद क्या रहेगा, M प्लस के बाद में अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे निकालूं
तो क्या रहेगा M2+, तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे अगर मैं तीसरा निकाला तो उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, अगर मैं चौथा निकाला तो उसको क्या बोलेंगे फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, और लेट सपोज इसको डेल्टा H1 बोलेंगे और इसको डेल्टा H2। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर हुई, लेट सपोज यहाँ पर X2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर हुई, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो हमेशा फर्स्ट से क्या होगी ज़्यादा ही होगी, हमेशा क्या होगी फर्स्ट से ज़्यादा ही होगी। तो मैं अगर कंक्लूड करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्ट, यानी कि फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ोतरी हो रही है। उसमें क्या हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ोतरी हो रही है। अगर न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लेस देन किससे होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लेस देन किससे होगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को निकालते कैसे। आयोनाइजेशन एनर्जी को निकालते कैसे? आयोनाइजेशन एनर्जी को और भी क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी को और भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। अगर आपको कहीं भी आयोनाइजेशन एनर्जी मिले लिखा हुआ मिले और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हुआ मिले तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की फॉर्मूला पे गौर करें तो क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका था? हाइड्रोजन एटम की सबसे लोएस्ट एनर्जी क्या थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्टार की स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्टार की स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है क्या क्या है आई तो आपको समझ में आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जेड स्टार क्या है? जेड स्टार इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? एक कॉन्सेप्ट था स्क्रीनिंग और पेनिट्रेशन का। एक कॉन्सेप्ट था क्या स्क्रीनिंग एंड पेनिट्रेशन। स्क्रीनिंग और पेनिट्रेशन क्या होता है? जब भी हम एक एटम को स्टडी करते हैं, हमको पता है सेंटर में क्या है उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या चार्ज बियरिंग करता है पॉजिटिव चार्ज बियरिंग करता है, और उसके चारों तरफ क्या होती है सेल के अंदर क्या होती है सब सेल। जो सेल होता है न्यूक्लियस के अंदर जो सेल होता है वो सेल के अंदर जो सब सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है ऑर्बिटल होता है। कितने टाइप का ऑर्बिटल थे S P D F। ठीक है, इन चारों तरह के ऑर्बिटल थे। ये जो चारों तरह के ऑर्बिटल थे चारों के जो शेप है वो अलग अलग है। जैसे कि S का स्पेरिकल शेप है, P का वैसे ही P का डबल शेप है, वैसे ही D का डबल शेप है। ठीक है, F का तो बहुत डिफ्यूज होता है, F का तो
किसी को शायद ठीक से पता नहीं है, F का बहुत डिफ्यूज सेल होता है, ठीक है। अगर हम S को देखें, P को देखें और D को देखें, तीनों की क्या होगी, शेप क्या होगी, अलग अलग होगी। ये जो लाइन्स है ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये ऐसे ही क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। पी में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते रहेंगे और एस में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते रहेंगे, स्फेरिकली शेप में घूमते रहेंगे। पी में क्या डबल शेप में घूमते रहेंगे और एफ डी में क्या ऐसे डबल शेप में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। तो शेप जो अलग अलग होने की वजह से, शेप अलग अलग होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एस सेल में रखूंगा, अगर एस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या होगा ना, ज्यादा सिमेट्री में रहेगा। अगर ज्यादा सिमेट्री में रहेगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेगा। अगर न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेगा तो बाकी जो ऑर्बिटल रहेंगे, मैं यहाँ पे पी लेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लेगा, पी लेगा। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं स्किमिंग इफेक्ट समझाता हूँ, ठीक है। स्किमिंग इफेक्ट होता क्या है, अज्ञात, उसको भी समझा देंगे। अच्छा, मैं बता रहा हूँ क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस है, ठीक है। उसमें क्या होगा, सेल होगा, सेल में सब सेल होगा, सब सेल में ऑर्बिटल होंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं, ऑर्बिटल में लाई करते हैं, ठीक है। बताया था मैंने, ऐसे बक्सा बनाकर, ऐसे बक्सा बनाकर, ये एस सबसे एस ऑर्बिटल के लिए, ये पी ऑर्बिटल के लिए 3, डी ऑर्बिटल के लिए कितना 5, ठीक है। ऐसे बक्सा बना के बताया था, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है अगर मैं किसी भी एक एटम को स्टडी करूं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। लेट्स सपोज ये है एस ऑर्बिटल और ये है पी ऑर्बिटल। पहले हमेशा ऑर्बिटल किस में जाएगा, एस में जाएगा। अगर एस में जाएगा, एस में तो सिमेट्री, एस में सिमेट्री देख रहे हो, एस में सिमेट्री क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री। सिमेट्री सबसे ज्यादा किसमें है, एस सब सेल में सबसे ज्यादा सिमेट्री है। अगर एस सब सेल में सबसे ज्यादा सिमेट्री होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट, उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा होगी तो वो क्या होगी, क्या करेगी, इसकी जो साइज है, एस का जो साइज है वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी तरफ क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया तो वो क्या करेगी ना, यहाँ पर एक और ज्यादा पास आकर न्यूक्लियस को सील्ड कर लेगी, और ज्यादा पास आकर क्या करेगी, न्यूक्लियस को सील्ड कर लेगी। अगर न्यूक्लियस को वो सील्ड कर लेगी तो पी के लिए जगह नहीं बचेगी, पी के लिए अट्रैक्शन के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर पी के लिए अट्रैक्शन की जगह नहीं बचेगी, पहले क्या था, इन दोनों की पेरीफेरी क्या थी, सेम पॉइंट पे थी। अगर एस क्या करेगा, उसको न्यूक्लियस को ज्यादा क्या करेगा, सील्ड कर लेगा, तो पी क्या करेगा, ऐसा फैलता जाएगा, ऐसा क्या करेगा, फैलता जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, सील्डिंग इफेक्ट। इसी को बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। ये जो किसी भी ऑर्बिटल जो होती है वो क्या करती है, न्यूक्लियस को सील्ड कर लेती है, और दूसरे ऑर्बिटल क्या करते हैं, वो लूजली बाउंडेड हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा सील्डिंग पावर और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर ये क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर जा रही है। अगर न्यूक्लियस के अंदर जा रही है तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, अगर मैं पेनिट्रेटिंग पावर की कंसीडर करूं, ये क्या करे, न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करके, इसको सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। सील्डिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं ना, वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेगी, जिसके लिए पी के लिए जगह नहीं बचेगा। पी से क्या करेगा, न्यूक्लियस के हाथ छूटता जाएगा, न्यूक्लियस से पी का हाथ क्या होगा, छूटता जाएगा। अगर छूटता जाएगा तो वो क्या करेगा, पी क्या करेगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी,
उससे जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड कर रही थी, बाउंड कर नहीं रहेगी, उससे क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। अगर बाहर निकल जाएगी इसको बोलते हैं क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, तो एस की सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर एस की होगी, उसके बाद पी की होगी, उसके बाद डी की होगी। मतलब जितना ज्यादा सिमेट्री उतनी क्या होगी, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अगर सिमेट्री काइंड देखें तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा कितनी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, एस की होगी, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की। ये है पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर। जेड इफेक्टिव के लिए एक अलग सा क्लास लेके जेड इफेक्टिव को आसानी से समझा दूंगा, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी करा दूंगा। ठीक है, सीलिंग इफेक्ट क्या समझ में आया, पेनिट्रेटिंग पावर क्या समझ में आया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव के बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जो जेड स्टार हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी की फार्मूला में, जो जेड स्टार देखा था वो जेड स्टार होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, वो जो न्यूक्लियस क्या करती है, न्यूक्लियस अपने अंदर उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करके उसको सील करवा लेती है। तो उस सील की वजह से जो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो जो एस ऑर्बिटल के अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या रिड्यूस हो जाएगी। तब जब रिड्यूस हो जाएगी, मगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। जेड क्या होती है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या होती है, एटॉमिक नंबर। तो जेड होती है एटॉमिक नंबर, ये इसका क्या होती है, 11। अगर 11 होगी तो जो जेड इफेक्टिव आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या करते हैं हम ना, उसके एटॉमिक नंबर से एक कांस्टेंट की सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। ये शील्डिंग कांस्टेंट कहां से आया, वो जो शील्डिंग इफेक्ट दिखाया न्यूक्लियस ने, वो जो शील्डिंग इफेक्ट दिखाया वो क्या आया, उसमें से वो शील्डिंग कांस्टेंट आया। इस शील्डिंग कांस्टेंट के बारे में और जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में एक सेपरेट से क्लास ले लेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से समझा देंगे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी पे फोकस करते हैं। इसका मतलब जो भी एटॉमिक नंबर होगी उससे जेड इफेक्टिव हमेशा कम ही आएगी। कम क्यों आएगी, अगर एक शील्डिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट से क्या हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, तो क्या होगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, वापस से फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। वापस की फॉर्मूला क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड इफेक्टिव की स्क्वायर, उसके बाद एन स्टार की स्क्वायर। ठीक है, एन स्टार क्या है, क्वांटम इफेक्ट। जेड स्टार यहाँ पर क्या हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एन स्टार क्या हुई, क्वांटम इफेक्ट। इसके बाद जो क्लास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आएगी उसमें मैं समझा दूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आयोनाइजेशन एनर्जी में किससे निकालते हैं, वो मैं एक सेपरेट क्लास पे समझा दूंगा, उसके बाद की क्लास में। ठीक है, अब आते हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम आते हैं किस पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं, या अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने जाएंगे तो किस किस फैक्टर की बेस पे उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है क्या, साइज। सबसे पहले आ जाता है साइज। साइज के अंदर कैसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, साइज जितनी बड़ी होगी न्यूक्लियस की, एटम की साइज जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा दूर होगी। एक एटम है, एक एटम है, इसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगी और इसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगी,
इस पे इसका इन्फ्लुएंस, इस न्यूक्लियस में इस इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस और इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन में इन्फ्लुएंस में क्या बेहतर रहेगा? ये ज्यादा होगी, ये क्या होगी? कम होगी। ये क्या होगी? ज्यादा होगी, ये क्या होगी? कम होगी। अगर इस पे इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। और इसमें क्या करेगी? ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जब साइज छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जब साइज बड़ी होगी मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस में अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन में इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा इजी होगा। अगर सबसे ज्यादा इजी होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, मतलब कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब जब साइज छोटी होगी, जब साइज छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अगर साइज बड़ी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। यानी कि साइज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की रहती है। ठीक है, साइज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनली भारी करती है। यानी कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, अगर साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, अगर साइज घटेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम साइज के अलग देखें, साइज के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। अगर हम साइज के अलग देखें तो ट्रेंड्स क्या होगी? जो ट्रेंड्स होती है, अगर हम साइज के अलग देखें तो along the period क्या होती है? साइज हमेशा डिक्रीज होती है। यानी कि मैं अगर सेकेंड पीरियड के बारे में बताऊं, सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक के बारे में बताऊं, कार्बन की साइज जितनी होगी नाइट्रोजन की उससे थोड़ी कम होगी, ऑक्सीजन की उससे थोड़ा और कम होगा, फ्लोरीन की उससे थोड़ा और कम होगा। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगी? साइज क्या होगी? घटती 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 जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे घटती जाएगी, साइज अगर घटती जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है, क्योंकि जिसका सबसे छोटा साइज उसका क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा और जिसका सबसे बड़ा साइज उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होगा? कम होगा। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में एक एक्सेप्शन है। होना तो चाहिए था आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अगर देखें ऐसा होना चाहिए था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा? फ्लोरीन। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताऊं तो होना ऐसा चाहिए था, पर ऐसा ना होके क्या होता है? कार्बन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आता है? ऐसा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। क्यों होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्यों ऐसा होता है, मैं ऐसे एक्सेप्शन के क्यों होता है वो हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या देखना है? साइज देखना है। ठीक है, साइज के बारे में सबसे पहला फैक्टर देखना है। अलॉन्ग द पीरियड गया, उसके बाद क्या आएगा? डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप देखें,
तो क्या होता है, नाइट्रोजन के देख लेते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के देख लेते हैं। नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन और सीरियस से भी सुंदर। अगर नाइट्रोजन के अलग देख लेते हैं, नाइट्रोजन के पीरियड देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, तांबे, उसके बाद एंटीमोनी, उसके बाद बिस्मथ। ठीक है। अलॉन्ग द पीरियड क्या, डाउन द ग्रुप क्या होता है, सॉरी अलॉन्ग द पीरियड बोल रहा हूँ, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है ना, जब हम नीचे चलते जाएंगे तो साइज क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। साइज क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है। अगर साइज बढ़ेगी, इसका सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा। ठीक है। अगर साइज बढ़ती जाएगी तो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी नहीं, डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या देखे हमने, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और अलग आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है। अब देखो साइज के बारे में गया, अब है न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ठीक, अब है न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज न्यूक्लियस हैविंग एनी एटम में, द अमाउंट ऑफ चार्ज न्यूक्लियस इज हैविंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। याद रखना, जब हम अलॉन्ग द पीरियड पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। जब अलॉन्ग द पीरियड पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूत से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूत से अट्रैक्ट करेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि न्यूक्लियस छोड़ ही नहीं रहा ना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस छोड़ ही नहीं रहा। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस छोड़ ही नहीं रहा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी जो लगेगी, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको छुड़वाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ी। ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज के अलॉन्ग आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज के अलॉन्ग आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, साइज गया, न्यूक्लियर चार्ज गया, उसके बाद क्या आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको मिटा देता हूँ, यही पे दिखा देते हैं। उसके बाद क्या आएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का अलग क्या होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के अलग इनवर्सली वैरी करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इनवर्सली वैरी करती है। कैसे इनवर्सली वैरी करती है, अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर एस क्या करेगी, न्यूक्लियस को सील कर लेगी। अगर इस पे एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, इस पे एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, तो एस क्या करेगी, न्यूक्लियस को ऐसे चारों तरफ से सील कर लेगी। अगर न्यूक्लियस को चारों तरफ से सील कर लेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगी उसको निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। अगर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम असर करेगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्सली वैरी करती है। यानी कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। उसके बाद आता है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तीसरे में ये गया, चौथे में आएगा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के साथ
किससे वैरी करती है ना, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के साथ भी आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली वैरी करती है। इसका मतलब एस का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, पी का, उसके बाद डी के, उसके बाद एफ का, उसके बाद, यानी कि अगर पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, एस में होगा। अगर एस में होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलो इनवर्सली बोल दिया मैंने, डायरेक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली वैरी करेगी। अगर एस का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एस का सबसे ज़्यादा होगा, तो एस में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसको निकालने में सबसे क्या होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत एस में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसको निकालने में आएगी। उसके बाद पी में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसको निकालने में आएगी। उसके बाद डी में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसको निकालने में आएगी। तो अगर पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता जाएगा मतलब अगर एफ में इलेक्ट्रॉन है, पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता गया मतलब डी में इलेक्ट्रॉन है, बढ़ता गया मतलब पी में इलेक्ट्रॉन है, बढ़ता गया मतलब ई में इलेक्ट्रॉन है। अगर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता गया तो वो क्या होगा, एस में आ जाएगा मतलब वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लास्ट में आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको अगर डिटेल में समझेंगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको तुम आसानी से कर पाओगे। आयोनाइजेशन एनर्जी सब एग्जाम में, जिस जहाँ पर भी एग्जाम देखो, सब एग्जाम में आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार लगा दो सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आया वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पहला तो आता है हमारा फुल्ली फील्ड ऑक्टेट, जिसकी ऑक्टेट क्या होगी, फुल्ली फील्ड होगी, वो क्या होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। उसके बाद आता है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसके बाद आती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। याद करो मैंने बताया था अलोंग द पीरियड सबसे पहले सबसे कम किसका होगा, कार्बन का, उसके बाद नाइट्रोजन का होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा ना होके कार्बन का आता है, उसके बाद ऑक्सीजन का आता है, उसके बाद नाइट्रोजन का आता है, उसके बाद फ्लोरीन का आता है, ऐसा ट्रेंड आता है। तो ऐसा ट्रेंड क्यों आता है, ऐसा ना होके ऐसा ट्रेंड क्यों आता है। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या होगी आपको, 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन की देखें 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p4, ठीक है। अगर नाइट्रोजन का देखें तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p3। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। अगर इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को देखें तो p के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी वैलेंशियल ऑर्बिटल को देखें तो p की ऑर्बिटल में कितना है, 4 है। अगर इसकी वैलेंशियल को देखें तो इसके p के ऑर्बिटल में कितना है, 2p। इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को देखें, नाइट्रोजन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को देखें तो 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, पर वो क्या है,
हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड ये क्या है, हाफ फील्ड है और उससे ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बताया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में जाता है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होगी तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वजह से होगी। अगर हम साइज के अकॉर्डिंगली देखें, अगर हम साइज के अकॉर्डिंगली देखें तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा ना हो के क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। ये खत्म हो गया तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी का चैप्टर। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मद्देनजर रखते हुए एक लेक्चर आएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक लेक्चर आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एक लेक्चर आएगा, ठीक है। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर का एक लेक्चर आएगा। उसके बाद आपकी क्या होगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। और 5 या 6 लेक्चर में पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में देखेंगे।